Good morning, students. Today we will do chapter 1 from macroeconomics, that is national income. And the macroeconomics deals with the aggregate economic variables of the economy. ये छोटी सी एक डेफिनेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इसको दोबारा से पढ़ेंगे हम क्या लिखा है. इट डील्स विद द एग्रीगेट. एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सम. अभी तो हम सीख गए हैं, अभी मैक्रो के अंदर हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं. हम एग्रीगेट यानी जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एक एग्रीगेट है. उसका मतलब क्या है वो हम कई बार मीनिंग समझ चुके हैं, इस चैप्टर में भी दोबारा आएगा. इसी तरह नेशनल इनकम एक एग्रीगेट है, तो ये तो इस चैप्टर का नाम ही नेशनल इनकम है, तो हम इसके बारे में, इन एग्रीगेट्स के बारे में, एग्रीगेट मतलब इन सम के बारे, जो सम कर रहे हैं हम, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. दोबारा से एक बार डेफिनेशन देखेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स. तो अब इकोनॉमिक वेरिएबल समझ में आ रहे हैं ना आपको? जो ऊपर लिख रखा है नेशनल इनकम, ये इकोनॉमिक वेरिएबल है. तो इसके बारे में हम डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्यों इसको कैलकुलेट किया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. एंड फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और थ्योरी भी आती है. तो इसको ध्यान से हम सुनेंगे, ध्यान से हम स्लाइड्स को देखेंगे और अपनी नोटबुक में साथ के साथ लिखेंगे. और कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछेंगे स्टडी बेस से. सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में क्या लिखा है? देयर आर 3 वेज टू एक्सप्रेस नेशनल इनकम. नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए 3 तरीके हैं, 3 वेज हैं या 3 अप्रोचेस बोले हम. जैसे पहला है इनकम, देखिए क्या लिखा है. दूसरा है आउटपुट और तीसरा है एक्सपेंडिचर. इसको ट्रिपल आइडेंटिटी भी कहते हैं. एक्चुअली ये जो 3 वेज या 3 हम रास्ते बोल सकते हैं या 3 मेथड्स बोल सकते हैं, ये तीनों मेथड हमें नेशनल इनकम तक लेके जाएंगे. एक का नाम है इनकम मेथड, या आउटपुट वाले का नाम है प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड. तो इसको हम डिटेल में देखेंगे. अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है कि नेशनल इनकम 3 मेथड से कैलकुलेट की जा सकती है या एक्सप्रेस की जा सकती है. जिसमें पहले का नाम है इनकम. तो इसमें देखो क्या लिखा है, सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो एक तो बात ध्यान रखनी है हमारे को, ये जो कंसेप्ट है ये हर साल कैलकुलेट किया जाता है. नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन है कैसे होती है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो शुरुआत में हमारा जो पहला फेज चलेगा वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पे जाएगा, जो हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे हम इसको न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ा देंगे. लेकिन फर्स्ट फेज जो है वो कंसेप्ट्स पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा. तो आपको ध्यान से कंसेप्ट समझना है. अगर कंसेप्ट आते हैं तो हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, वो सेकंड फेज में करेंगे हम. तो अभी न्यूमेरिकल्स की एक बार टेंशन नहीं करनी है. शुरुआत में थोड़ा सा कंसेप्ट्स पे अपनी पकड़ बनानी है, उनको समझने की कोशिश करना है, और सेकंड फेज में विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. तो अभी क्या समझ में आया? नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए 3 अप्रोचेज हैं या 3 मेथड्स हैं. इनकम मेथड में क्या बोला? फैक्टर इनकम, एक ये नई टर्म आ गई, पहली बार सुनी है. इसको हम समझेंगे आगे चैप्टर में जैसे चलेगा. अभी तो एक बार अंडरलाइन कर दो. फिर आएगा नॉर्मल रेजिडेंट्स. ये टर्म भी हमें समझ में नहीं है, ये भी चैप्टर में आगे आएगा तो हम तब समझेंगे. तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया. सम है, किसका है? फैक्टर इनकम का है. अभी हमें पता नहीं है क्या फैक्टर इनकम है. नॉर्मल रेजिडेंट्स भी एक कीवर्ड है इस चैप्टर के लिए, तो वो भी हमें पता नहीं है और हमें अंडरलाइन करने के लिए बोला गया है. जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इसको समझेंगे और स्क्रीन पर ध्यान रखेंगे. और आई थिंक सबके पास अभी कॉपी और नोटबुक जब आप सुन रहे होते हैं तो अपने पास रखनी होती है. और जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की नोटबुक है उसमें प्रॉपर्ली हमारे को नोट्स बनाने हैं, इन स्लाइड्स को लिखना है. सेकंड है आउटपुट मेथड. ये प्रोडक्ट मेथड भी कहलाता है. इसमें देखो क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. फिर से रेजिडेंट शब्द आ गया. ये तो सम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो सिंपल है, ये तो समझ आएगा. आउटपुट यानी कितने गुड्स प्रोड्यूस किए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन किसने करे? नॉर्मल रेजिडेंट्स की यहाँ बात करें. ये कीवर्ड है, ये इंग्लिश का टर्म नहीं, नॉर्मल, इट्स इकोनॉमिक्स टर्म नॉर्मल रेजिडेंट. इसको अंडरलाइन करेंगे और इसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में समझने की कोशिश करेंगे. उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा. अभी तो सिर्फ फिलहाल इस स्लाइड पर आप इसको अंडरलाइन करें.
और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, ये भी हमें नेशनल इनकम, यानी ये तीनों जो अलग अलग मेथड्स हैं लेकिन ये कैलकुलेशन सेम आती है, इसलिए मैंने आपको बोला इसका नाम ट्रिपल आइडेंटिटी है। ट्रिपल आइडेंटिटी का मतलब ये सेम आना चाहिए। आगे जाके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जिसमें आपसे बोलेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड और सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड, तो दोनों में कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। तो ये एक तरीका है। ये क्यों ऐसा सेम आता है, क्यों इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, हम आगे जाके इसको सर्कुलर फ्लो में समझेंगे। अभी तो सिर्फ समझेंगे कि नेशनल इनकम के लिए 3 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम, ये तो किसी भी इकोनॉमी के लिए जरूरी है, इनकम, आउटपुट और एक्सपेंडिचर। तो मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि पहले बैचेस को मुझे समझाना मुश्किल हो जाता था कि ये इकोनॉमी जो है, आउटपुट सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अभी तो आपको ये कोविड सिचुएशन समझ में आ गया, जैसे ही लॉकडाउन किया गया और आउटपुट को रोका गया तो उसका इम्पैक्ट किस पे आया, इनकम पे आया, और इनकम से इम्पैक्ट किस पे आ गया, एक्सपेंडिचर पे आ गया। तो तीनों टर्म सेम नहीं हुई क्या? तो कैसे आइडियल इकोनॉमिक्स काम करती है मैक्रो लेवल पर वो हम समझेंगे, लेकिन अभी तो एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई आउटपुट की। लॉकडाउन में फैक्ट्रीज को बंद किया गया तो सीधा सीधा इनकम पर, तो इस तरह जो सैलरीज बंद हुई, और तीसरा इम्पैक्ट जब सैलरीज नहीं आ रही घरों में तो एक्सपेंडिचर बंद हो गया। तो इस तरह से इम्पैक्ट, ये तीनों वेरिएबल एक साथ काम करते हैं और आइडेंटिटीज कहलाती हैं। तो किसी भी देश को अगर अपने जो इकोनॉमी को हम बोलेंगे आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी को जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं, वो आउटपुट है पहली टर्म, प्रोडक्शन। तो सब इस चैप्टर में हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो इसी से समझने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन से ही इनकम जनरेट होती है और जब इनकम होती है तभी एक्सपेंडिचर होता है। तो नेशनल इनकम को अभी तो हमारे को समझ में आया, हमने जो पहली जो नई बात सीखी वो ट्रिपल आइडेंटिटीज की सीखी, जिसमें 3 कीवर्ड्स नए सीखे, इनकम, आउटपुट और दूसरा क्या, तीसरा क्या, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या बोला है, एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चे करते हैं, हाउस होल्ड्स करते हैं, फर्म्स भी करती हैं, आगे जाके हम सर्कुलर फॉर्म में सीखेंगे। अभी लेकिन क्या लिखा है, सम ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे इन तीनों डेफिनेशन में एक कॉमन कीवर्ड है, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स। इस कीवर्ड को अच्छी तरह अंडरलाइन कर देना है और इसको हम अब आगे आने वाली स्लाइड्स में समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए तो इतना ही समझो कि ये नॉर्मल रेजिडेंट एक कॉमन वर्ड आ रहा है जो नेशनल इनकम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है वो हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। गॉट माय पॉइंट? तो पहले तो सबसे पहले सीखा, 3 सबसे पहले वेरिएबल आए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है इस पूरे चैप्टर की, और ये नेशनल इनकम कैलकुलेशन में काम में आते हैं। न्यूमेरिकली भी हम इसको सीखेंगे। अभी तो इन सिर्फ कीवर्ड्स को याद रखने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है, पहला इनकम, सेकंड आउटपुट, थर्ड एक्सपेंडिचर। अभी ये 2 नए वेरिएबल्स आए हैं, एक का नाम है स्टॉक, दूसरे का नाम है फ्लो। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है। स्टॉक्स में क्या लिखा है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको अंडरलाइन कर दो, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को। और दूसरा जो है फ्लो वेरिएबल, इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों में डिफरेंस देखो, एक तो पर्टिकुलर पॉइंट यानी आज की डेट जो है, इस डेट पर हम बोलेंगे तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। पीरियड ऑफ टाइम होता है 1 साल का। जैसे आपने देखा था कि बजट भी जो था वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको आप समझ सकते हैं वो क्या था, कैसे चलता है वो। यानी हमने क्या सीखा था, वो 1 साल की कैलकुलेशन थी। याद आ रहा है कि आपको बजट के लिए मैंने आपको कुछ डेट्स बताई थी, तो वो नहीं याद आ रहा है तो उसको देखो जाके, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगा आपको। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक समय से लेकर और वो ड्यूरेशन पूरा होगा और दूसरी डेट तक उस ओवर ए पीरियड टाइम उसको कैलकुलेशन को मेजर जब किया जाएगा तो फ्लो वेरिएबल्स होते हैं। तो स्टॉक वेरिएबल जो पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी एक डेट पे कैलकुलेट होते हैं तो मनी सप्लाई होता है। मनी सप्लाई यानी कितना स्टॉक है, ये सप्लाई नहीं हो रही है, इसको आपने इसको दोबारा से जाके देखना, ये मनी सप्लाई वाला मैंने कहा रखा है आपको, तो उसमें देखना ये स्टॉक ऑफ जो है मनी है, ना कि सप्लाई की बात हो रही है। कितना स्टॉक अवेलेबल है इस डेट पर, आज की डेट की मैं अगर आपसे बात बोलूं तो उस डेट को आप लिखेंगे और बोलेंगे इतना स्टॉक इकोनॉमी में है मनी का। सिमिलरली कैपिटल एंड वेल्थ, तो दीज आर द फ्यू स्टॉक वेरिएबल्स। लेकिन फ्लो वेरिएबल्स जो हैं इस पूरे चैप्टर में चलने वाले हैं, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम का ही चैप्टर है ये। एक समय पूरे साल लिख रहे हैं ना हम, तो 1 साल को हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही बोलते हैं। तो एक पूरे साल में इनकम कैलकुलेट की जाती है जिसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे आगे जाके। और इसको समझने के लिए जब इनकम है तो सेविंग्स इकोनॉमी की पूरे साल के लिए मैक्रो लेवल पर बात हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, खर्चे कितने हुए, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन,
ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम जीडीपी भी बोलेंगे आगे जाके। तो these variables are calculated for 1 year from one point of time to other point of time, that is over a period of time, and similarly profit। तो आपको जो ध्यान में रखना है, जैसे नेशनल इनकम एक फ्लो वेरिएबल है, जीडीपी एक फ्लो वेरिएबल है, प्रोडक्शन आ गया, इस तरह से याद रखने की कोशिश करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो पहला हम स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर फ्लो बोला जाता है। आइडियली इकोनॉमिक्स में क्या समझाया जाता है, एक इकोनॉमी किस तरह फ्लो दिखना चाहिए, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और आप फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा आपको दिख रहा है क्या इकोनॉमी में, एंड देन वी डिस्कस फर्दर। तो पहले तो हम आइडियल इकोनॉमिक्स की सिचुएशन, सर्कुलर फ्लो जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, उसका मीनिंग समझेंगे। क्या लिखा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन ए सर्कुलर फॉर्म। कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो पहली बात है सर्कुलर, अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या सर्कुलर की बात कर रहा है ये, लेकिन किसकी बात कर रहा है? फ्लो ऑफ मनी, मनी का फ्लो है। सर्कुलर क्या होता है? सर्कल कैसा होता है? जहां से शुरू करा वापस पहुंच गया वहां, तो यानी मनी की बात कर रहा है, जहां से शुरू होगा वहां पर वापस पहुंचेगा, उसी को सर्कुलर बोलेंगे। एक्सपेंडिचर की भी बात कर रहा है, ये खर्चे कौन सी बात कर रहा है? ये देखो ध्यान से, अब देखो सर्कुलर, अब तो सर्कल दिखने लग गया। देखो सर्कुलर फ्लो कैसा है। अब 2-3 टर्म्स नहीं आएंगी, ध्यान से सीखना, ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। पहली टर्म है फैक्टर सर्विसेज, दूसरी टर्म है फैक्टर पेमेंट्स, और जो सेक्टर की बात हो रही है वो जो दो कीवर्ड्स हैं, एक फर्म है और एक हाउस होल्ड है, ऐसे समझो आप। एक तरफ फर्म्स हैं, एक तरफ फैक्ट्रीज हैं, ऐसे समझो, और एक तरफ हाउस होल्ड है, जो हम हैं एज ए कंज्यूमर। जितने मुझे स्टूडेंट समझ रहे हैं, आप अपने आप को क्या मानेंगे? एज ए हाउस होल्ड मानेंगे एक बार के लिए। आज जिनकी फैक्ट्रीज भी हैं वो दे कैन टेक इट दैट की जो फर्म्स हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, घर पे बात भी होती है। हाँ, लेकिन जो सर्विस क्लास है, जिनकी फैक्ट्रीज नहीं है, तो वो एक बार हाउस होल्ड की तरह दिमाग लगाएंगे और फिर इस फ्लो को समझने की कोशिश करेंगे। दोबारा से मैं समझा रहा हूं, मैंने आपको 2 टर्म्स बोली हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तो जो इसमें जो कैपिटल में हाईलाइट भी हो रही है, फैक्टर पेमेंट्स और फैक्टर सर्विसेज। ध्यान से देखो क्या लिखा है। एक बार तो एरो भी ध्यान देखना है कहां से कहां जा रहा है। तो पहले एरो की मैं बात कर रहा हूं कि प्रोडक्शन हुआ अगर, तो फॉर्म्स में प्रोडक्शन हुआ, तो उसका एरो गुड्स का जा रहा है हाउस होल्ड तक। तो हाउस होल्ड उन गुड्स को परचेज करेंगे। प्रोडक्शन तो फर्म ने कर दिया, लेकिन प्रोडक्शन के दौरान जो एक एरो हाउस होल्ड से फर्म के पास आ रहा है, दिख रहा है? क्या होता है जब प्रोडक्शन हो रहा होता है, आउटपुट जिसको हम कह रहे हैं, दे नीड दिस फैक्टर सर्विसेज। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिमेंबर दिस टर्म फैक्टर सर्विसेज। तो सबसे पहले तो फैक्टर्स कौन है? Who are the factors of production? तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो यही है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से प्रोडक्शन होता है। बट माय पॉइंट, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यानी अगर फैक्ट्री को, एक फर्म को प्रोडक्शन करना है, तो दे नीड द सर्विसेज ऑफ फैक्टर, जिसको हमने बोला फैक्टर सर्विसेज। के बिना, इन चारों के बिना, ब्रॉडली क्लासिफाइड है, इन चारों के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। लैंड कर सकते हो प्रोडक्शन, लेबर का मतलब यहाँ मैं बार बार समझाता हूँ, जब हम इकोनॉमिक्स में रेफर कर रहे होते हैं लेबर, ये डेली वेजर की बात नहीं हो रही, ये मैनेजर, चाहे जनरल मैनेजर है, वो भी लेबर में यहाँ पर जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल है, वी आर कंसिडरिंग विद दिस पर्टिकुलर टर्म लेबर। तो ऐसे समझना है, वेदर जनरल मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फर्म। तो इज इट पॉसिबल टू डू द प्रोडक्शन विदाउट लेबर? तीसरा कैपिटल यानी फंड्स, इज इट पॉसिबल? तो यानी ये सब फैक्टर्स हैं, दे कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दे आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम फैक्टर सर्विसेज बोलेंगे दूसरी टर्म में, या इन अदर लैंग्वेज ऐसे बोलते हैं। दे आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे गिव द सर्विसेज, जिसको हम बोला फैक्टर सर्विसेज। क्या सर्विस दी इन्होंने? लैंड की दी, अवेलेबल कराई, लेबर काम किया, ह्यूमन कैपिटल बोला जिसको हमने। इस तरह कैपिटल यानी ये तो
मॉनिटरी टर्म्स में मनी की बात कर रहे हैं हम, एंड एंटरप्राइज यानी एक ये फैक्ट्री, एंटरप्राइज मतलब एक बिजनेस यूनिट, इन सब ने मिलकर क्या करा, प्रोडक्शन करा। तो इसीलिए हाउस होल्ड ने लेकिन ये सब दिया फर्म्स को, अवेलेबल कराया। इसके बदले में जब प्रोडक्शन हो गया तो फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराई। गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, लेट से कार्स, लेट से मोबाइल फोन्स। तो कार्स का प्रोडक्शन हुआ, तो कार का प्रोडक्शन के दौरान उस जो फैक्ट्री थी कार की, मारुति सुजुकी हम बोलेंगे अगर, तो उनको क्या जरूरत थी, लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, और वो एंटरप्राइज कहलाई। फिर एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन हम बोलेंगे इसमें कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो होता है वो, जिसको हम एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, जो खुद का बिजनेस यूनिट्स मतलब। तो एक फ्लो समझ में आ रहा है थोड़ा सा, फैक्टर सर्विसेज। इसमें देखो नीचे क्या लिख रखा है, एक रिमार्क है, डायग्राम शोइंग रियल फ्लो इनर एरोज। तो इसको रियल फ्लो बोला गया। इनर एरोज मतलब जो थे फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म तक, और फर्म से हाउस होल्ड तक जो गुड्स पहुंच रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, इसको रियल फ्लो बोला। दूसरा है मनी फ्लो, आउटर एरोज, मनी फ्लो। अब यहां से देखो, फैक्टर सर्विसेज अगर देते हैं तो उसके बदले में फैक्टर पेमेंट्स फर्म्स करती हैं हाउस होल्ड को। ध्यान से देखो दोबारा से, एक एरो जो आ रहा है हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज का फर्म तक, दूसरा एरो उसी के ऊपर जा रहा है फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। यानी फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलती है। क्या मिलती है, लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल यानी मनी का इंटरेस्ट, इफ यू इन्वेस्ट यानी कंपनी जो कैपिटल बोला गया तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एंड एंटरप्राइज जो बिजनेस यूनिट है उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो फॉर फैक्टर सर्विसेज द टर्म इज फैक्टर पेमेंट, इसको इस तरह समझेंगे। और फैक्टर पेमेंट्स कब बोला जाता है, जब फर्म्स हाउस होल्ड को करती हैं। यही सेम टर्म हम फैक्टर इनकम भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है। जब फर्म्स पेमेंट कर रही है तो फैक्टर पेमेंट कहला रहा है, लेकिन जब हाउस होल्ड को मिल रहा है तो फैक्टर इनकम कहला रही है। दोबारा से ध्यान से सुनना है, क्या बोला मैंने, जब फर्म्स लेट्स से 100 रुपीज की बात करें, 100 रुपीज का पेमेंट किया हाउस होल्ड, कब किया, जब फैक्टर सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड कराई हाउस होल्ड ने। और द फैक्टर सर्विसेज द फर्म्स made the payments and that payment is called as factor payments, and that these payments are in the form of rent, wages, interest and profit. हाउस होल्ड की इनकम होगी, इसको क्या बोलेंगे, सेम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फैक्टर इनकम है। हाउस होल्ड के पास वो 100 रुपए आ गया, हाउस होल्ड ने क्या करा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो 100 रुपए वापस फर्म्स को दे दिया और उनसे क्या ले लिए, 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज। अभी जो 100 रुपीज था वो किधर जा चुका है, वापस फर्म के पास। फर्म ने 100 रुपए का वापस से प्रोडक्शन करा, 100 रुपए के गुड्स बनाए इकोनॉमी के अंदर। एक्चुअली वो जो 100 रुपए के बनाए थे वो उन्होंने पेमेंट करी थी हाउस होल्ड को, उस पेमेंट को ही उनकी कॉस्ट कहलाई। वो एक्चुअली फर्म्स के लिए तो कॉस्ट ही ना, रेंट पेमेंट करनी है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट, तो वो कॉस्ट कहलाई। तो उस 100 रुपीज की उन्होंने उस गुड्स बनाए जो उनकी पूरी कॉस्ट आई, जिसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। और वो जो 100 रुपीज जो कॉस्ट आई थी वो एक्चुअली पेमेंट कर दी गई थी हाउस होल्ड को। अब 100 रुपए वापस किसके पास आ गया, हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड ने वापस से परचेज किया, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गुड्स खरीदे तो इसके बदले में उन्होंने 100 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ी, वापस से फर्म के पास क्या आ गया, 100 रुपीज। दैट इज व्हाट वी कॉल एज सर्कुलर फ्लो। वो 100 रुपया घूमता जा रहा है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल 100 रुपीज का लिया। वी आर ए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। मैं हमेशा बोलता हूँ जीरो लगा के देखना है बट ट्रिलियन में कितने हैं। तो $1 ट्रिलियन इस तरह मूव कर रहा है इन ए सर्कुलर फैशन, इन ए सर्कुलर फ्लो, एंड दैट्स हाउ एक आइडल इकोनॉमिक सिस्टम काम करना चाहिए। अंडरस्टूड और नॉट? दैट्स हाउ देयर इज अ मनी फ्लो, दैट्स हाउ दिस सर्कुलर फ्लो। वो रुकना नहीं चाहिए। उसको आगे जाके हम देखेंगे जो रुकना क्या होता है। आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं होता है, 100 रुपए थोड़ी सर रुकता भी है, हाउस होल्ड सेव करते हैं। तो देखेंगे हम ये सब। मैं आइडल सिचुएशन बोल रहा हूँ। इसको 2 सेक्टर मॉडल बोला जाता है। आपके सिलेबस में 2 सेक्टर ही है, कुछ रिफ्रेशर्स में 3 सेक्टर और 4 सेक्टर दिया गया है, तो आपको वो नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा है। तो जब भी कभी डाउट हो उसकी फोटो खींच के मेरे को भेज दिया करो, बोलो सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। अब तो हम सब टेक सभी हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस इतने, अभी तो मेरे से ज्यादा आप लोग एडवांस हो। लेकिन क्या होता है पढ़ाई के टाइम पर हमारे पास समझ में आना बंद हो जाता है। बोले सर कौन सी ऐप है, कल एक नमूना आया मेरे पास तुम्हारी क्लास का, बोले सर पता ही नहीं कौन सी ऐप से पढ़ाई हो रही है। वी आर जस्ट प्रिटेंडिंग लाइक अ फूल, though we are not such a fool.
दैट ऑर्डर। हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं है जितने हम प्रिटेंड करते हैं। तो अगर हम कोशिश करेंगे तो श्योरली वी कैन एंड वी विल। नाउ द पॉइंट विच वी हैव डन सो फार इज सर्कुलर फ्लो। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। इसमें दो टर्म्स और आई हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। वो इस नीचे भी लिख दिया गया, इसको हम आगे जाके भी समझेंगे, एक और रिवाइज भी करेंगे। एक बार के लिए हम आगे बढ़ेंगे और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग में करने वाले हैं, जो हमें चैप्टर को समझने में मदद करेंगे और जो थ्रू आउट दिस नेशनल इनकम हमारे काम आएंगे। दीज आर फ्यू ऑफ द टर्म्स, इनको हम समझेंगे। फर्स्ट का क्या नाम है, रियल फ्लो, जो अभी भी किया, इसको हम एक बार और देखेंगे, मनी फ्लो। दूसरा है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। थर्ड वन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फोर्थ वन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फिफ्थ फैक्टर इनकम, तो थोड़ा सा हमने अभी बात करी थी, एंड ट्रांसफर इनकम, इसकी बात नहीं करी। एंड सिक्स्थ वन डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट। सेवंथ one indirect taxes and subsidies, and the eighth one is market price and factor cost. These all variables we are going to use in this particular chapter. These are the basic fundamentals जो हमें इस चैप्टर के लिए पता होने चाहिए। तो इन्हीं को अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। रियल फ्लो और मनी फ्लो तो अभी अभी मैंने पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। रियल फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स कहाँ है, फर्म से हाउस होल्ड। सर्विसेज ये गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी आ रहा है, और हाउस होल्ड जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें फैक्टर सर्विसेज के लिए भी रेफर किया जा रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज, दिस फ्लो इज कॉल्ड एज रियल फ्लो। एंड मनी फ्लो, फ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। इसमें स्पेलिंग सही कर लेंगे हम फर्म की, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, फ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। देखो दिख रहा है कि फैक्टर पेमेंट्स दिख रहा है, एक फर्म से हाउस होल्ड की तरफ एरो जा रहा है। फैक्टर पेमेंट्स किस फॉर्म में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कब रेंट दिया, जब हाउस होल्ड ने क्या दिया था, लैंड। कब वेजेस दी, जब हाउस होल्ड से क्या आए थे, ह्यूमन कैपिटल। कब इंटरेस्ट दिया, फंड्स आर इन्वेस्टेड। एंड द प्रॉफिट्स किसके लिए, बिजनेस यूनिट के लिए, एंटरप्राइज के लिए। एंड दीज ऑल फैक्टर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। एंड फॉर दैट दे आर बीइंग पेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये टर्म्स याद करेंगे, बिल्कुल इसको टिप्स पे ले लेंगे, तब तो कुछ सीखेंगे हम, अदरवाइज तो ये कोर्स हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लीकेजेस एंड इंजेक्शन। अभी आप कह रहे थे कि सर ऐसे नहीं होता है, 100 रुपए कैसे फ्लो हो रहा है, रुक क्यों नहीं रहा है पैसा। यार देखो, थोड़ा सा एक टर्म से क्लियर होगा, लीकेजेस भी होते हैं इस सर्कुलर फ्लो में, और इंजेक्शंस भी लगते हैं इस सर्कुलर फ्लो में। तो लीकेज क्या है, विड्रॉल्स ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब मनी का विड्रॉल हो, निकाला जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज लीकेज। जैसे सेविंग्स, तो इट मीन्स सेविंग्स इज अ लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो। एंड सेकेंडली इंजेक्शंस, उसमें मनी को ऐड करना, इंजेक्ट करना सर्कुलर फ्लो में, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। आपकी बुक में और भी दे रखे हैं, आप उसको पढ़ेंगे, और अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप यू कैन वेरी वेल सेंड मी व्हाट ऑल you learned so far, and day by day students are joining and sending me their queries, and I'm very happy with the response which I am getting, and I will hope for the best, and surely will improve day by day. And the next important term is consumer goods and capital goods. क्या लिखा है, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर फाइनल कंजप्शन। तो इसको अंडरलाइन कर दो, एक तो फाइनल कंजप्शन को क्या होता है, इसको देखेंगे हम, क्योंकि आगे जाके एक इंटरमीडिएट कंजप्शन भी आएगा, तो ये टर्म समझ में आएगी। फाइनल कंजप्शन तो अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि कंज्यूमर्स जो करते हैं वो दे आर फाइनली कंज्यूमिंग, फाइनल कंजप्शन बोलते हैं इसको, कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर्स। तो इसीलिए मैं कह रहा था, मुझे जितने स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो एक बार पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर्स का लेंगे, तो आप जो भी कंजप्शन करते हैं उसको फाइनल कंजप्शन बोला जाएगा। जैसे कि इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं कंज्यूमर गुड्स के, ड्यूरेबल्स होते हैं, जैसे टीवी एक फाइनल कंज्यूमर
परचेज करता है, घर में करते हैं हम। रेफ्रिजरेटर वो भी ड्यूरेबल में आ जाता है। क्यों ड्यूरेबल में आ जाता है? क्योंकि वो कई साल तक आपके साथ, एक जनरेशन तक ही रहता है। आपने देखा होगा पुराना टीवी होगा अभी तक आपके पास, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ड्यूरेबल बोलेंगे। नया ले लिया है लेकिन पुराना अभी भी है तो उसको क्या बोलेंगे? और दूसरा जो पुराना था उसने कई साल हमारे साथ रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम? ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल कैसे? क्लोज, कुछ समय तक। ये ऐसा नहीं है कि पूरी जनरेशन तक ही आपके साथ रहेंगे, फ्यू ईयर्स बोल सकते हो। नॉन ड्यूरेबल तो बिल्कुल, ये तो फ्यू यूजेज होता है, इवन सिंगल यूज भी हो सकता है, जैसे मिल्क, सर्विसेज जैसे बैंकिंग, तो ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं। लेकिन इसका ऑपोजिट है कैपिटल गुड्स। तो फिर ये हमारे काम, कंज्यूमर के काम के हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसके काम के हैं? क्या लिखा है? कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स हैं, तो ये भी फाइनल गुड्स ही, which help in production of other goods, but they help in the प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं, जैसे कि मशीन्स। तो ये थोड़ा बहुत हमें कंज्यूमर गुड्स में और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस समझना है। अभी नई टर्म आ गई जो बिल्कुल ही कभी हमने सुनी, नेशनल इनकम में पहली बार आई है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। पढ़ने इसको क्या लिखा है, इसके बारे में तो अभी मैंने बात भी करी थी सर्कुलर में। फैक्टर इनकम क्या लिखा है? इज रिसीव्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज। अगर आप फैक्टर सर्विसेज देंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये अर्नड इनकम होती है। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या होती है? अर्नड। अगर आप सर्विस नहीं देंगे तो इसके लिए पेमेंट आपको नहीं की जाएगी। तो दैट इज फैक्टर इनकम इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ये रेंट कब मिला था? क्या फैक्टर सर्विस दी थी? लैंड। वेजेस क्या फैक्टर सर्विस थी? लेबर। इंटरेस्ट ये फैक्टर पेमेंट है, फैक्टर इनकम है, लेकिन क्या फैक्टर सर्विस दी थी? कैपिटल, फंड्स। प्रॉफिट ये फैक्टर इनकम है, फैक्टर पेमेंट है, लेकिन क्या फैक्टर सर्विस थी? एंटरप्राइज, एक बिजनेस यूनिट। तो ये सब अर्नड होती है इनकम। अगर आप फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे देन दीज इनकम या दीज पेमेंट्स आर नॉट मेड। दूसरी लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट है फिर, क्योंकि ऑपोजिट ही चल रहे हैं सारे। ट्रांसफर इनकम बिल्कुल ऑपोजिट है। वो क्या लिखा है? फॉर विच नो सर्विस इज रेंडर्ड। कोई सर्विस नहीं दी गई फिर भी मिल गई, अनअर्न्ड होती है ये। यूनिलैटरल मतलब एक तरफ से आती है, क्योंकि यूनि का मतलब वन होता है, तो वन वे होती है ये। क्योंकि आपने कोई सर्विस ही नहीं दी तो टू वे कैसे होगी? कैसे? जैसे गिफ्ट्स, डोनेशंस, स्कॉलरशिप्स, सब्सिडीज, तो ये अनअर्न्ड है। नो सर्विस इज रेंडर्ड। समझ में आ गया? तो ये टर्म्स काम आने वाली हैं, तो याद रखना है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अंडरलाइन करना है एंड ट्राई टू रिमेंबर, रिवाइज करते रहेंगे तब तो ये पूरे चैप्टर में बार बार जब आएंगी तो हम आसानी से समझ जाएंगे। अदरवाइज बार बार हमें नया लगेगा और ये पूरा चैप्टर निकल जाएगा। उसके बाद फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि एक मेथड हमने अभी शुरू में हमने, ये तो इनकम मेथड में काम आने वाली टर्म है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, और ये हमने पढ़ी थी ट्रिपल एंटिटीज में, उसमें आउटपुट मेथड पढ़ा था, एक प्रोडक्ट मेथड, उसमें काम आएगी। तो यानी आगे भी काम, मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको बार बार कि ये थोड़ा सा ध्यान अभी से रख लेना। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स में क्या लिखा है? ऑल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन, जो फाइनल कंजप्शन के लिए या फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, जैसे मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, उन्होंने फाइनल कंजप्शन के लिए लिया है, दैट इज फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? ऑल गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। जैसे कि फर्दर प्रोडक्शन में क्या बोलेंगे? मिल्क परचेज बाय रेस्टोरेंट, उन्होंने मिल्क लिया लेट्स से फॉर टी रेस्टोरेंट इज देयर, तो वो उसको रीसेल, वो उसको सेल करने के लिए कर रहे हैं, प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन में उसको यूज किया जा रहा है। तो दैट इज द सेम प्रोडक्ट, एक ही है, मिल्क ही है, कमोडिटी की बात कर रहे हैं। बट मिल्क इफ परचेज बाय द फाइनल कंज्यूमर इट इज कॉल्ड एज फाइनल गुड। बट इफ द मिल्क, सेम मिल्क इज परचेज बाय द रेस्टोरेंट, तो उसको इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? रीजन में वो पूछेगा, रीजन बताइए, तो क्या बताएंगे? इट इज यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, उसको टी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वो आगे उसको सेल करेगा टी को, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दैट मिल्क इज बिकॉज इट इज परचेज बाय रेस्टोरेंट, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। एंड द नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन क्या लिखा है? रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स, जैसे कि मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब जो खराब हो रही है, टूट फूट हो रही है। एक्सपेक्टेड है, जिसको फोर्सीन टर्म से भी हम, फोर्सीन मतलब जो पता है हमारे को, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो मशीन खराब होती है, जिसको रिपेयर करते हैं, या ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब यहाँ पे ये है जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, तो दैट इज वी कैन से, जो वैल्यू की बात हम कर रहे हैं, लॉस की बात कर रहे हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे। एंड द मेजर पॉइंट इज दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इन्वेस्टमेंट क्या है? इसका दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलेंगे।
और क्या होता है ये कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट? एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी, स्टॉक ऑफ कैपिटल में ऐड करना, जैसे कि क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट्स और मशीनें नई लेके आना, एडिशन टू इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स, इन्वेंट्रीज में जैसे हम फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स की बात करें तो उसकी बात करें हम, तो उसको वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट में आएगा, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। दोबारा से देख लें एक बार दोनों टर्म्स को, डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड तो समझ में आ गए हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मशीन इज ए फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। आप इसका आंसर मेरे को भेजेंगे, ठीक है? दोबारा से क्वेश्चन ध्यान से सुन लें। क्या है, मैंने आपसे पूछा कि मशीन इज ए फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, गिव रीजन। आंसर आप मेरे को स्टडी बेस के थ्रू मैसेज करेंगे एंड आई एम मॉनिटरिंग द रिस्पॉन्स। आपकी अटेंडेंस भी मॉनिटर हो रही है, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नाउ बीइंग हाईलाइटेड जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं एंड दे आर इवन अटेंडेंस में भी जीरो जा रहे हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर रही है। सून देयर पेरेंट्स विल कॉन्टेक्ट देयर पेरेंट्स। So this is the final reminder to such students, those who are not at all responding and not at all want to study through this process. We are definitely going to call their parents and try to find out what exactly is the reason. And now the two terms, final goods and intermediate goods, अभी तो मुझे लगता है थोड़ा समझ में आ गया है। हमने एक एग्जांपल से भी समझा, मिल्क अगर हाउस होल्ड परचेज करता है अपने कंजप्शन के लिए घर पर, जैसे हम, मुझे जो सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको वो हाउस होल्ड की तरह दे आर, वी कैन से सेक्टर हम बात करेंगे तो उनका हाउस होल्ड सेक्टर है। तो अगर आप घर पे मिल्क परचेज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? फाइनल गुड। बट द सेम मिल्क इफ परचेज बाय रेस्टोरेंट, जैसे आपने देखा होगा कि टी स्टॉल्स होते हैं, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोला है? डेप्रिसिएशन क्या लॉस है वैल्यू में। तो सपोज करें एक मशीन थी 1 लाख रुपए की, तो अगर लेट्स से उसकी 10,000 का डेप्रिसिएशन लिखा गया है, तो उसका जो लॉस है, वो जो लॉस किस वजह से हुआ है, वो मशीन का उसको फॉरसीन है कि वो आने वाले समय में देयर विल बी ए वियर एंड टियर, उसके पार्ट्स खराब हो जाते हैं, उनका मेंटेनेंस करना पड़ता है, फॉरसीन बोलते हैं इसको, बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन इट हैपन्स लाइक दैट। तो इसका प्रोविजन लेके चला जाता है। और ऑब्सोलेंस का भी मतलब ये है कि वो मशीन आने वाले समय में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगी, क्योंकि नई मशीन उसको, लेकिन उसको भी वो, सो दैट फर्म्स को क्या करना पड़ता है, इन मशीन्स को रिप्लेस करना पड़ता है। तो उसका डेप्रिसिएशन को हर साल जो है उसको वो कैलकुलेट करते रहते हैं, और सो दैट वो जो कंप्लीटली डेप्रिशिएट हो जाती है तो फिर नई मशीन से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब इसका प्रोविजन है ना, वो 10,000 रुपीज वो प्रोविजन ले रहे हैं कि डेप्रिसिएशन हुआ है इस मशीन में, दैट इज दैट पर्टिकुलर मशीन इज डेप्रिशिएटेड। What exactly the meaning here is, there is a loss in the value. वो 1 लाख की मशीन अभी वो 1 लाख की नहीं है। Every year that particular machine is depreciating. क्यों हो रही है? On account of normal wear and tear, जिसको हमने expected बोला, it is expected, क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के दौरान, और ऑब्सोलेंस यानी ऑब्सोलीट हो जाती है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग टेक्नोलॉजी। और इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हमने देखा कि पहले तो उसका दूसरा जो टर्म है वो दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी टर्म काम आएगी बार बार। कैपिटल फॉर्मेशन हम एक्सपेंडिचर मेथड में देखेंगे, जिसका मीनिंग क्या है? एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी। जैसे क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, जैसे फिजिकल एसेट का अगेन मैंने आपको एग्जांपल बताया, मशीनरी जैसे बनाई तो फिजिकल एसेट है। और इन्वेंट्रीज मतलब जो फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं जो इन्वेंट्रीज में यानी अभी हैं, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कमोडिटीज, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, इसने रिप्लेस किया दूसरे टैक्सेस को, जैसे सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, तो कस्टम ड्यूटी है। तो ये सब टैक्सेस जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ये हम पढ़ चुके हैं एक बार, बजट के चैप्टर में डिटेल में हमने पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो दोबारा देख लें जाके, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने डिफरेंस करवाया था आपको, तो बजट के चैप्टर पे जाके एक बार दोबारा से पढ़ना है। सब्सिडीज क्या है? सब्सिडीज आर कैश ग्रांट्स बाय द गवर्नमेंट टू एंटरप्राइजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज। सब्सिडीज जब हमको समझ में आई, कैश ग्रांट होती है, दैट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ मनी, सरकार देती है। क्यों देती है? एंटरप्राइज यानी बिजनेस यूनिट्स को, किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, जिनको सरकार एनकरेज करना चाहती है उसके लिए कैश ग्रांट दी जाती है, सब्सिडीज दी जाती है। जैसे आपने तब सीखा था हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्टिलाइजर सब्सिडी, ठीक है। और लास्ट
पॉइंट क्या है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों टर्म्स इस पूरे चैप्टर में चलने वाले हैं, तो इसको अभी ध्यान से समझ लो। मार्केट प्राइस में क्या लिखा है, इवन न्यूमेरिकल्स में भी आएगा सर, ये तो टर्म बेसिक टर्म है, फंडामेंटल्स ही पढ़ रहे हैं हम इस पूरे, तभी हम समझ पाएंगे चैप्टर को। अगर इन टर्म्स को ध्यान से नहीं सीखेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फर्दर कंटिन्यू इन इंटरेस्टिंग मैनर, हमें समझ में आना बंद हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस के बारे में देखो क्या लिखा है, इज द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड एंड परचेज इन द मार्केट, ये तो सिंपल है टर्म। फैक्टर कॉस्ट क्या है, लेकिन ये नहीं पता है, पता है, देखो क्या लिखा है, मैंने 2-3 टर्म पहले भी बोली थी, फैक्टर पेमेंट्स जब फर्म कर रही है तो, लेकिन फर्म को कॉस्ट आ रही है उसी को फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे, और हाउस होल्ड को इनकम हो रही है तो उसी को फैक्टर इनकम बोलेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है, रेफर्स टू ऑल फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय द फर्म टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दोबारा देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर पेमेंट्स ही है जो फर्म्स ने करी है, किसको करी है, टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब बताएं मेरे को, 4 हैं। फर्स्ट, जल्दी से, अभी भी याद नहीं आ रहा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितनी बार तो बता दिया, कितने स्टूडेंट्स को याद आ रहा है, रेड में क्या बोलेंगे, फैक्टर्स, लैंड, वेजेस का फैक्टर, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के जो आपको करने हैं, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए और उसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि उसमें 2-3 टर्म्स हैं, उनको ध्यान रखना है। कौन कौन सी टर्म्स हैं, फैक्टर इनकम है, फैक्टर पेमेंट्स है, और क्या एक्सपेंडिचर है, और गुड्स एंड सर्विसेज है। अभी आ गया, देखो कितनी बार बात करी थी हमने, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। क्वेश्चन नंबर 4, मिल्क कैन बी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, एक्सप्लेन। ये तो आ ही गया था, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, ये तो बता ही दिया ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। वो मैंने जो क्वेश्चन तुम्हारे को असाइनमेंट का जो ओरली बताया था, ये अब लिख लो इसको, मशीन, मशीन कैन बी ए फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, एक्सप्लेन। और लास्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो दोनों की पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए और एक एक एग्जांपल पता होना चाहिए। इस साल का बोर्ड का सवाल क्या था इस चैप्टर में से आगे, तो क्योंकि ये चैप्टर हमारा अभी कई वीडियोस में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, दिस इज वन ऑफ द लेंथी चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। तो छोटे छोटे सवालों से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स। तो लेकिन पहले अभी कंसेप्ट पे जाना है, अभी न्यूमेरिकल्स पे जब तक बोला नहीं जाएगा तो नहीं करना है, ठीक है। बोर्ड का क्या सवाल था, सिंपल आए थे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के, तो 4 मार्क्स का आया था। डिफाइन द फॉलोइंग कैपिटल गुड्स और सेकंड फ्लो वेरिएबल फॉर 2 मार्क्स ईच। सो एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी always go through this slide. There is continuous instruction and still some of us are behaving like that कि उनको ना तो सुनाई देता है ना दिखाई देता है। वो कहते हैं ना तो सुनाई दिया कि सर आपने मशीन का क्वेश्चन कोई बोला था क्या बीच में, ऐसे बताते हैं। दूसरा, ना उनको ये दिखाई दे रहा है कि ऐसा लिखा गया है कि आपको एक नोटबुक बनानी है। और तीसरा, उनको ये भी नहीं दिखता एक स्टडी बेस ऐप करके बार बार, वो मैंने बताया ना, अभी हमारे में से एक अभी सुन रहा होगा मुझे, कहता कि स्टडी बेस ऐप का मुझे आइडिया नहीं है सर। तो अभी वी आर प्रिटेंडिंग लाइक वी आर फुलिश, दो वी आर नॉट। तो ये दोबारा से इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, राइट दी स्लाइड्स एज नोट्स इन नोटबुक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज कंपलसरी। जैसे स्कूल खुलेंगे आपकी सबसे पहले नोटबुक चेक की जाएगी। एंड द सेकेंड इंस्ट्रक्शन, इट इज वेरी क्लियर, डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन नोटबुक। आपको एक्सरसाइज एक दी जाती है, उसको आपको नोटबुक में कंप्लीट करना होता है। और तीसरा, एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन मैसेज थ्रू स्टडी बेस ऐप and we'll try to revert you as early as possible. Thank you and God bless you.